नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अर्थशास्त्र चैप्टर पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा आलेख और आकृति के बारे में, हमने आखिरी पढ़ा हुआ था कि आलेख या आकृति बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं कि आखिर में आलेख और आकृति कितने प्रकार के हैं और हमारे सिलेबस में उनमें से कितने प्रकार जो है उनको महत्व दिया गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आपके किताब का ही एक पेज है जो लिया गया है, ये किताब का ही पेज है और इसमें दिया गया आकृति के प्रकार। मैं आकृति के प्रकार जो है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं। आकृति के जो प्रकार है इसमें सबसे पहले जो दिया गया है, कुल दिख रहे हैं आपको लगभग 6 प्रकार है। 6 में से पहला है चित्र आकृति। ये चित्र आकृति जो है ये आदिवासी जो पुराने लोग आदि मानव हैं उनके ज़माने से ही चित्र आकृति, अगर आप जाओ अजंता एलोरा तो वहाँ पर कई चीज़ें चित्र से बनी हुई होती हैं। कई बार ट्रैफिक के सिग्नल जो हैं वो चित्र से बनाए जाते हैं और इससे सूचनाएं मिलती है कि यहाँ पे गाड़ी धीरे चलानी है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, वो चित्र आकृति होती है। दूसरा है छुटपुट बिंदुओं अथवा विकर्ण आकृति। अगर आप लोग अभी स्टेट में चल रहा होगा सहसंबंध का, आई थिंक चल रहा है, पता है मुझे, तो सहसंबंध में आप जो आकृति बनाएंगे बिंदुओं को जोड़ने वाली, छुटपुट बिंदुओं को जोड़ने वाला ग्राफ जो है उसको हम कहते हैं छुटपुट बिंदुओं वाली अथवा विकर्ण आकृति। तीसरा है समय आधारित अथवा अन्य तत्वों पर आधारित रेखाकृति। ये भी लाइन डायग्राम है और इसके अंदर भी जो बिंदु हैं उनको जोड़ करके एक ग्राफ जो है वो बनता है, जो हम लोग 11वीं में पढ़ लिए। हम लोग 11वीं में कीमत और मांग का संबंध, कीमत और पूर्ति का संबंध हमने इसी के आधार पर पढ़ा है। नेक्स्ट चौथा जो है वो है वृत्त आकृति। वृत्त आकृति और जो लास्ट है वृत्तांश आकृति, दोनों में अंतर है। वृत्त आकृति के अंदर पूरा एक सूचना के लिए एक वृत्त बनता है और अगर सूचना दूसरी है, जैसे भारत की आबादी है तो एक वृत्त बनेगा और चीन की आबादी है तो दूसरा वृत्त बनेगा। 2 अलग अलग वृत्त इस तरह से बनाए जाते हैं। स्तंभ आकृति। स्तंभ आकृति आपके सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्तंभ आकृति के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार जो आप पढ़ने वाले हैं, तो इस पर आप खास ध्यान देंगे। जो आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है इसके लिए अभी मैं खास चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो स्तंभ आकृति रहेगा। नेक्स्ट है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति वृत्त का ही एक पार्ट है और इसके अंदर एक सूचना जो है उसके अलग अलग भागों को छोटे छोटे अंश में दर्शाया जाता है, उसे हम वृत्तांश आकृति कहते हैं। इस तरह से ये 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में से आपके लिए जो आईएमपी है वो ये सब के सब नहीं है। तो आपके लिए आईएमपी क्या है? आपके लिए आईएमपी है 3 आकृतियाँ या आलेख कह सकते हो। वो 3 कौन सी? सबसे पहला समय आधारित रेखाकृति, लाइन डायग्राम। सेकेंड है स्तंभ आकृति, बार डायग्राम। और तीसरा है वृत्तांश आकृति। ये 3 के बारे में ही आपको यहाँ पर पढ़ना है और ये 3 में से ही कोई भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा। बहुत ही आईएमपी है। 2.5 नंबर में पूरा ग्राफ आता है और 2.5 नंबर इस ग्राफ का एनालिसिस होता है, मतलब कि जो सूचनाएं हैं उसको आपको समझाना रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समय आधारित रेखाकृति। समय आधारित रेखाकृति क्या है? 2 चलों के बीच के संबंध को रेखाओं के द्वारा दर्शाने पर जो आकृति बनती है उसे समय आधारित रेखाकृति या सामयिक श्रेणी कहते हैं। अब 2 रेखाएं, हमारे पास 2 अक्ष होते हैं, एक है एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। दोनों पर एक एक सूचना ही दर्शाई गई है और फिर सूचना की मदद से जो बिंदु बनते हैं उन बिंदुओं को जोड़ा जाता है, एक ढाल बनता है, तो इसे हम कहते हैं समय आधारित रेखाकृति। एग्जाम्पल भी किताब में दिया गया है, जैसे आपको दिख रही आकृति, यहाँ पर ओ एक्स अक्ष के ऊपर समय दर्शाया गया है और ओ वाई के ऊपर दशक के लिए जनसंख्या वृद्धि दर। और इसकी मदद से जो हम यहाँ पे स्तंभ नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बिंदु बना रहे हैं और इन बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं। अब ये बिंदु की मदद से जो रेखा बनती है उसका ढाल आपको दिख रहा होगा। अगर ये ढाल नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या का वृद्धि दर समय के साथ साथ घट रहा है, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब कि जनसंख्या का वृद्धि दर समय के साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये आपको ढाल जो है वो समझाता है खास तौर से। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है
आपके 12th बोर्ड के लिए हम वहाँ पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आलेख और उसके प्रकार। ये दूसरा है। स्तंभ आलेख के मुख्य 3 प्रकार हैं जो आपको पढ़ने हैं। मुख्य 3 प्रकार। पहला है सरल स्तंभ आकृति। ये सब कुछ 11वीं में पढ़ा हुआ है आपने, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। सेकंड, पास पास वाली स्तंभ आकृति। और थर्ड है विभाजित स्तंभ आकृति। ये तीनों पढ़ चुके हैं, फिर भी हम दोबारा एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है सरल स्तंभ आकृति। ये क्या है? ये है किसी एक आधार पर किसी एक चल के मूल्य को दर्शाने वाली आकृति को सरल स्तंभ आकृति कहा जाता है, जैसे प्रदेश या समय। ये ठीक जो हमने पहले पढ़ा सामयिक श्रेणी समय आधारित, उसके जैसा ही है, पर हम लोग वहाँ पर बनाते थे बिंदु, यहाँ पर बनाएंगे स्तंभ। एग्जाम्पल, ये फिर आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पर समय दिख रहा है और एक तरफ विक्रय की इकाई है, पर जो बिंदु बनाने थे उन बिंदु की जगह पे हमने स्तंभ बनाया। सिंगल सिंगल एक एक स्तंभ बनेगा, तो ये हुआ सरल स्तंभ आकृति। फिर से आधार कौन सा है? आधार है OY। OY आधार है, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज अक्ष। उसके ऊपर आपने सिर्फ एक जानकारी दर्शाई है, एक ही चल दर्शाया है। और दूसरा OY ऊर्ध्व अक्ष, उसके ऊपर आपने क्या दर्शाया है? उसके ऊपर आपने सिर्फ विक्रय की इकाई दर्शाई है, कोई और चल दर्शाए नहीं गए हैं। तो ये है सरल स्तंभ आकृति। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण। सारी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण कुछ अगर है तो वो है पास पास वाली स्तंभ आकृति। ये आपको आनी ही चाहिए, एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी 80% के आसपास रहती है, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें क्या होगा? ये सरल स्तंभ आकृति से एक आगे का सोपान है, एक आगे का स्टेप है। क्या है इसमें? इस आकृति में एक ही आधार पर किसी एक चल के एक से अधिक वर्गों का मूल्य को दर्शाया गया है। जो आधार है उसके ऊपर आपने, जैसे जनसंख्या भारत की है तो जनसंख्या भारत के साथ साथ में जनसंख्या चीन की भी है, तो आपके एक ही वर्ष में 2 स्तंभ बने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा था, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो मैं खाली आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि जैसे कि भारत है और भारत की और चीन की आबादी है, और यहाँ पर वर्ष दिखाया गया है 2001, तो 2001 वर्ष रहेगा और वहाँ पर 2 स्तंभ बनेंगे, एक भारत का और दूसरा बनेगा चीन का। फिर आने वाले वर्ष में 2011 में फिर इस तरह से बनेगा। इसमें आपको ऊपर जो सिंबल है वो दर्शाने पड़ेंगे, कौन सा सिंबल भारत का है कौन सा चीन है, अर्थात दोनों जो स्तंभ हैं उनको अलग अलग कलर या अलग अलग शेडिंग से दर्शाना पड़ेगा। तो एक चल के एक से अधिक वर्गों के मूल्य, एक से अधिक वर्ग जो है उसके मूल्य को दर्शाया जाएगा। तीसरा है विभाजित स्तंभ आकृति। विभाजित स्तंभ आकृति भी आपने पढ़ा हुआ है। इसमें एक ही स्तंभ को कई भागों में बांटा जाता है। जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य एक से अधिक उप विभागों में वितरित करने पर जो आकृति बनती है उसे विभाजित स्तंभ आकृति कहते हैं। जैसे 11वीं में पढ़ा था आपने कि किसी व्यक्ति की कुल परिवार की कुल आय है, परिवार की उस आय को वो कौन कौन सी जगह पे खर्च करता है, कितना खर्च करता है भोजन के लिए, कितना खर्च करता है कपड़े के लिए, कितना खर्च करता है शिक्षा के लिए। तो एक मुख्य स्तंभ बनता है। मान लो 1000 रुपये उसकी आय है तो 1000 रुपये का एक स्तंभ बनेगा, और उसमें उसके जो उप विभाग है 300 रुपये यहाँ खर्च हुआ, 200 रुपये वहाँ खर्च हुआ, इस तरह से उस स्तंभ को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। ये रहा आपके सामने उसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक स्तंभ दिख रहा है और इस स्तंभ को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक ही स्तंभ को 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। अगर किसी भाग में नहीं बांटा गया है तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा पहले वाला, कौन सा? सरल स्तंभ आकृति। और यहाँ बांटा गया एक से अधिक भागों में, तो ये हो जाता है विभाजित स्तंभ आकृति। विभाजित स्तंभ आकृति में एक ही सूचना को कई उप विभागों में बांटा जाता है, चाहे कई कह लो या फिर कह लो एक से अधिक, दोनों का मतलब एक ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पहला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहला समय आधारित रेखाकृति। सेकंड हमने पढ़ा स्तंभ आकृति, जिसमें 3 पार्ट थे, सरल, पास पास और विभाजित। अब हम तीसरे पे जा रहे हैं। तीसरा है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति यह आपके सामने है। वृत्तांश आकृति के बारे में बताया गया, कुल जानकारी के उप विभागों को वृत्त के अंश के अनुपात में दर्शाने पर जो आकृति बनती है उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं।
इसके पहले आपने जो पढ़ा विभाजित स्तंभ आकृति, ये ठीक वैसा ही है, पर वहाँ पे आप दर्शाते हो एक स्तंभ और एक स्तंभ के अंदर कई उप विभाग बांटे जाते हैं। यहाँ पर आप स्तंभ की जगह पे बनाते हैं वृत्त, और इस वृत्त को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। तो वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश, ये मोस्ट टाइम भी था, यहाँ पे लिखना रह गया है, वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन। अब वृत्तांश आकृति अर्थात क्या, तो जो ऊपर लिखा गया है, कुल जानकारी के उप विभागों को वृत्त के अंश के अनुपात में दर्शाने पर जो आकृति बनती है उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक वृत्त जो है उसका पूरा का पूरा जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो उसको 360 में कन्वर्ट करना रहेगा आंकड़ों में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये है सूत्र, ये सूत्र है, ये सूत्र लिखा इस तरह से है। बाकी आप लिखेंगे संबंधित मूल्य बटे में कुल मूल्य गुणे 360। 360 में आप डिग्री भी कर सकते हैं आगे निशान के तौर पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वृत्तांश। तो इस तरह से ये तीनों हैं। अब इन तीनों के बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, चलिए स्लाइड तो खत्म हो गया। इन तीनों के बाद अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, अगली स्लाइड जो मेरी होगी वो ये होगी कि आपको स्तंभ आलेख बनाते समय, वृत्तांश आकृति बनाते समय या फिर समय आधारित रेखाकृति बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगली स्लाइड में।